दिन भर की बड़ी खबरों के लिए खबर एक्सपोजर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको दिन भर की खबरें मिलती रहें। जब 2002 के गुजरात के दंगे हुए थे उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम में उनकी टिप्पणी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, क्योंकि लगभग 1.5 महीने तक दंगे होते रह गए थे गुजरात में और नरेंद्र मोदी जी बैठ के तमाशा देख रहे थे। तब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप राष्ट्र हित के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी को त्याग दें। ये बयान जिसे सारी दुनिया एक सम्मान की नजर से देखती है वाजपेयी जी को, किन नहीं त्यागा था। 3 साधुओं को मार दिया, 2 या 3 महाराष्ट्र के अंदर। हिंदू साधु की हत्या हो गई, संत की हत्या हो गई। आखिर 3 साधुओं की जो महाराष्ट्र में हत्या हुई वो कौन सी भीड़ थी और ऐसा क्या मैटर था, ये खुलासा करने के बजाय उसे भी, हालांकि वहां तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, रात में मैंने समाचार के माध्यम से देखा था कि ये अफवाह उड़ी कि ये चोरी करने या डकैती डालने आए थे, उसके बाद भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। तो सोचिए आज हमारा देश किस जगह पे खड़ा है। और ये मॉब लिंचिंग की शुरुआत कहां से हुई? कुछ मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के तहत उल्टे सीधे प्रचार करके उनकी हत्याएं की गई। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, बोए पैर बबूर का तो अंबा कहां से पाए, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है तो उस गड्ढे में स्वयं भी गिरता है। वो चीज हमने महाराष्ट्र में 2 दिन पहले की जो साधु की हत्या हुई है वो चीज देखने को मिला। ये भीड़, इस तरह का अफवाह किसका उड़ाया हुआ है, किसकी साजिश है, किसके खिलाफ साजिश है, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कल उस साधु की बारी थी, कल किसी और की बारी होगी, कल किसी और की बारी होगी। ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो गया, कोरोना वायरस मुसलमानों के ऊपर आके टिक गया। ये सोचना पड़ेगा। बीमारी किसी जाति धर्म को देख के नहीं आती है। और जिस जमातिया की ये लोग बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मुसलमानों ने विदेश से लाया, लेकिन इस मुसलमान को विदेश से भारत आने के लिए वीजा किसने दिया? मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि मुसलमानों को जब पूरे देश के अंदर ये कोरोना वायरस का संकट चल रहा है तो विदेश से अनुमति जो है भारत सरकार के मंत्रालय ने ही वीजा पास किया ना। और जब वीजा इनको दिया गया तो इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? यही भाषा बोलते हैं ना मोदी जी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भैया गोबर भक्तों, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे देश में ये महामारी फैले। मैं आरोप लगा रहा हूं धनेश्वर महतो, वो चाहते थे कि भारत में हमारे ये महामारी फैले ताकि हमें हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल जाए। यदि वो नहीं चाहते तो जितने भी बाहर से नागरिक हमारे देश के अंदर आए विदेशों से, उन नागरिकों की टेस्टिंग होनी चाहिए थी। आज हमारा ये देश इतने बड़े संकट से नहीं गुजर रहा होता। कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है, योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया, नीतीश जी का पुतला दहन किया, और साथ साथ इस देश में जो गोदी मीडिया हम कहते हैं, गोदी मीडिया मतलब आप समझ लीजिए, नाम लेके कह रहा हूं, वैसे समझ में नहीं आता है तो इस देश के अमन शांति के दुश्मन न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, आज तक, एबीपी न्यूज, ये न्यूज चैनल जो है इतना अफवाह को बढ़ावा देते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति समाचार देखता है और वो हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है, दुनिया के तमाम मुल्क है जो समाचारों को सच्चाई मानते हैं। और वो समाचार में अफवाह का काम कौन करता है? तो ये न्यूज चैनल वाले करते हैं, जो कि इनका कर्तव्य देश के सामने सच्चाई रखना होता है।
चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष हो, या चाहे तमाम सारी जो भी घटनाएं हैं देश की विदेश की, क्योंकि ये नेशनल न्यूज है तो इनका काम होता है देश के सामने सच रखना, लेकिन ये सच नहीं रखते हैं। क्या मोदी जी के फरमान से क्या उन्होंने कहा, क्या उनकी टीम ने कहा, केवल आप कोई भी चैनल इनका उठा के देख लीजिए तो मोदी भक्ति के अलावा 6 साल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस देश को यदि बर्बाद अभी किया है तो वो उसमें न्यूज चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ मीडिया है, नहीं, ये चौथा स्तंभ नहीं है। इस चौथे स्तंभ के अंदर दीमक लग गया है। जैसे दीमक किसी लकड़ी के वस्तु को खोखला कर देता है, पूरे पेड़ को खोखला कर देता है, उसी प्रकार से ये गोदी मीडिया इस देश की शांति को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को धीरे धीरे दीमक की तरह ये चाट चुके हैं। और अब इन लोगों के बस में कंट्रोल जैसे रहा नहीं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब हमारे देश के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा, जैसे कंस के राज के अंदर बहुत अत्याचार होता था आम जनता के ऊपर, तो उसी प्रकार से एक कंस का राज अभी भारत में कायम है। आम जनता साग सब्जी भी लेने के लिए निकलती है तो उसके ऊपर इनके जो वर्दीधारी गुंडे हैं बेतहाशा या तो पैसा वसूली करने का काम कर रहे हैं या निर्दोष व्यक्तियों की गाड़ी जब्त करते हैं, उनका चालान करते हैं बिना मतलब के अंदर, और यदि कुछ नहीं इनके पास मिलता है तो चारों तरफ से लाठी से इनका स्वागत किया जाता है। जैसे लगता है कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल, पता नहीं देश में कितना बड़ा आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है आतंकवादी है। बात करते हैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की। जानते हैं 300 बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआईपी के बच्चों को लाने के लिए भेजा है, जिसके अंदर एक वीआईपी बिहार का भी है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को बिहार में एंट्री नहीं देंगे, लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नवादा का अनिल सिंह, वो अपनी बच्ची को राजस्थान कोटा से बिहार में लाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन नेताओं को, ये वीआईपी आदमियों को, इनको अपने बाल बच्चे की जिंदगी कितनी प्रिय है, लेकिन जो हमारे देश का गरीब मजदूर, जिसके वोट से ये सत्ता में आते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं, उनके ऊपर इनको तरस नहीं आ रही है। कोरोना वायरस की ही बात कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये बातें जो अब मैं कहूंगा कोरोना वायरस के विषय में। आप लोग जो गोबर भक्त हैं वो उल्टी सीधी कमेंट्स करेंगे, मैं जानता हूं अभी, तो सुन लो भाई। केंद्र सरकार ने ही प्रचार के माध्यम से कहा है कि कोरोना वायरस किन किन व्यक्तियों को हो सकता है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है। जिसे दम्मा की शिकायत हो, जिसके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां हो, उनको कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर करता है। तो ये सोचने का एक छोटा सा प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको। जो व्यक्ति 8 घंटा खेत के अंदर फावड़ा चलाते हैं, खेती करते हैं, जो वजनदार काम करते हैं, जो बिल्डिंगों पे मेहनत मजदूरी करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, उनका बॉडी इतना स्ट्रांग होता है कि जो फिल्मों में देखते हो ना, सलमान खान वगैरह, इनके वो बाप होते हैं, इतनी उनके अंदर ताकत होती है। तो सोचने की बात यह है कि जब भारत सरकार ये गाइडलाइन कह रही है कि बीमार आदमियों को ज्यादातर कोरोना वायरस का खतरा है, क्योंकि सांस और फेफड़ा में असर करता है, गले में असर करता है कमजोर आदमियों को, तो इसका साफ मतलब है ना कि गरीब मजदूरों को कोरोना वायरस नहीं के बराबर हो सकता है, नहीं के बराबर। और जब 22 तारीख को 1 महीना परसों हो जाएगा, 1 महीना से कंटिन्यू ये मजदूर सब, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे झारखंड के हो, उड़ीसा के हो, और क्या कहते हैं आपको बता दूं, नागालैंड से भी काफी सारे मेरे पास कॉल आए, चेन्नई से, कर्नाटक से, बेंगलुरु से, मतलब हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहां से मेरे पास लोगों ने संपर्क नहीं किया मदद के लिए। तो ये मजदूर जो आज रूम के अंदर 1 महीने से पैक हैं, अगर इनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा तो ये तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे ना।
किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को यदि 4 दिन 5 दिन हम खाना ना दे तो वो व्यक्ति वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। तो क्या भारत सरकार की ये मंशा है कि ये गरीब मजदूर सभी राज्यों के जो बाहर फंसे हुए हैं उन व्यक्तियों के शरीर में बीमारी फैले? क्या इसकी इंतजार में है नरेंद्र मोदी की सरकार? और यदि इसकी इंतजार में नहीं है तो भारत सरकार को चाहिए कि 1 महीना हो गए वो गरीब मजदूर रूम में पैक हुए, उन मजदूरों को चाहिए कि जब 300 बसें उत्तर प्रदेश की सरकार वीआईपी के बच्चों को लाने के लिए भेज सकती है तो 500 बसें और रेलगाड़ियों की सुविधा केंद्र सरकार को जल्दी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि इन मजदूरों के अंदर कोई बीमारी नहीं है, इनको इनके घर भेजा जाए। एक चीज कह रहा हूं आप लोग को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने तो बहुत पहले इशारा कर दिया था थाली लोगों का बचवा के कि आप समर्थन करें। जनता भोली भाली है, हमारे देश की समझ नहीं पाई कि आपका मतलब है कि आपकी थाली से मैं खाना आप लोग का छीनने वाला हूं। तो क्यों ना माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके पेट में आग लगी हुई है आज के टाइम में, वो अपने घरों के बाहर थाली लोटा बजा के अपना आक्रोश प्रकट करे? क्या गलत कह रहा हूं मैं? यदि भारत सरकार ये कह रही है कि हमारे पास खजाने के अंदर पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त राशन है, तो क्या आप 1 महीने का राशन उनको गरीब आदमियों को दे नहीं सकते हैं? खाना नहीं, सिर्फ आप उसको राशन दे दो, पर महीना उनको राशन दे दो, 6 महीने के लिए वो सब लॉकडाउन के अंदर रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? बहुत आसान सा तरीका है प्रधानमंत्री जी। 20 तारीख से आज सरकारी दफ्तर वगैरह खुलेगा, लोग बैंक की ओर जाएंगे तो आपके पुलिस प्रशासन के लोग उनका लाठी डंडों से स्वागत करने के लिए तैयार भी रहेंगे, क्योंकि आपका कोई भी गाइडलाइन साफ तरीके से नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे पेच होते हैं। क्योंकि जो फैसले लेते हैं आपको खुद पता नहीं होता है कि मैं जो फैसला ले रहा हूं उससे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कभी भी आपका एक डिसीजन कायम नहीं रहा है। आपने बार बार जितने भी आपने फैसले किए उसको इतनी बार बदलाव किया क्योंकि आप कोई सोच समझ के काम ही नहीं करते हैं, इसीलिए आपको बार बार ही अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। तो ये सारी मैटर है। दूसरी चीज बिहार सरकार से है, क्या आप बिहार के गरीब मजदूरों को माननीय नीतीश कुमार जी सहायता पहुंचाने में असमर्थ है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको कोई राइट नहीं है कि आप मुख्यमंत्री के गद्दी पे बने रहें। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, बहुत हो गया, देश की बर्बादी आपने कर दी, आपसे देश नहीं संभलने वाला है, आप भी इस्तीफा दे दें। दिन में 4 सूट बदलने से देश तरक्की में नहीं हो जाएगा। देश को नर्क में ले गए आप, देश को बर्बाद कर दिया आपने। कितने 70 साल पीछे धकेल दिया। जब देश आजाद हुआ था, जैसे कंगला था देश, उसी कंगाली हालत में प्रधानमंत्री जी आप इस देश को ले जा चुके हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो किसी के पास कोई पैसा नहीं रहेगा किसी तरह का कारोबार करने के लिए। जो भी पैसा रहेगा वो खा पका जाएंगे। गरीब मजदूर भूखमरी के कगार पे इस देश को आपने लाके खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री जी। तो आपसे देश नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपसे कहा था सन 2002 के अंदर, जब गुजरात के दंगे हुए थे और आपने करवाए थे, तो यदि देश से प्रेम है प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता से प्रेम है, राष्ट्रभक्ति यदि अंदर है आपके, तो आप इस्तीफा दे दीजिए।